हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आइए एक बार उसे हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी को मैंने लिख दिया है ताकि आप इसे बाद में रिवीजन कर सकें। फर्स्ट लाइन हमारा है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा का आविष्कार संस्कृत भाषा से हुआ है, जो कि कई भाषाओं की जननी कहलाती है। कौन कहलाती है? संस्कृत। जननी का मतलब माँ। जैसे कि क्यों इसको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कृत से कई भाषाओं का आविष्कार हुआ है। हिंदी नहीं बल्कि तमिल, मलयालम, ऐसे और भी कई सारी भाषाएं हैं जिनका निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, कई सारे एग्जाम्स में से पूछे गए हैं प्रश्न। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी सिर्फ हमारे इंडिया में बोलते हैं, और भी कई सारे देश हैं, विदेशों में भी हिंदी बोलते हैं, और इसलिए यहाँ 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को मिलाकर कुल 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश के लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी को पढ़ना, बोलना और लिखना सरल है, और जो भाषा सीखना सरल हो उसका प्रयोग जनता क्या करती है? पब्लिक, हम लोग ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं। तो हमारी लोकप्रिय भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वो कौन है? हिंदी, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अब देख लेते हैं भाषा। तो जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य हम लोग सब मनुष्य हैं, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए, कोई अपनी बातों को संस्कृत बोलकर व्यक्त करता है, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई तमिल, कोई मलयालम, तो कोई बांग्ला, तो कोई पंजाबी। ऐसी और भी अनेक भाषाएं हैं जिसका प्रयोग करके लोग अपनी बातों का क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, बोलते हैं। अब देख लेते हैं व्याकरण। जिस माध्यम से हम किसी भी भाषा को सही पढ़ना, बोलना और लिखना जानते हैं, उसे हम कहते हैं व्याकरण। क्योंकि व्याकरण ही एक मात्र माध्यम है जिससे हम किसी भी भाषा को जान सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि व्याकरण भाषा की ही होती है। हमने कभी नहीं सुना है मैथ व्याकरण, साइंस व्याकरण, क्योंकि मैथ और साइंस को व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो सभी भाषा नहीं है, इसलिए उनका व्याकरण नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी से भाषा है, तो हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण को हम पढ़ते हैं ताकि हम हिंदी को सही से जान सकें। संस्कृत भाषा है, तो इसको भी जानने के लिए हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा है, इसे भी सीखने के लिए हम अंग्रेजी व्याकरण को पढ़ते हैं ताकि हम इन भाषाओं के शब्दों से मुलाकात कर सकें, इनको समझ सकें, पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इनका व्याकरण बनाया जाता है। तो ये तो था लास्ट वीडियो का रिवीजन जो हमने पढ़ा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग भाषा के प्रकार। तो भाषा को हम 2 आधारों पे बांटकर यहाँ पे समझेंगे कि भाषा को 2 आधार पे बांटेंगे। तो देखते हैं, भाषा को 2 आधार पे बांटा गया है। पहला जो है वो व्यक्त करने के आधार पे, भाषा को व्यक्त करने के आधार पे। तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोग करने के आधार पे। तो भाषा को व्यक्त करने के आधार पर मुख्य रूप से तो 2 ही भाग में बांटा गया है, मौखिक और लिखित। लेकिन इसका एक तीसरा प्रकार भी है, वो है सांकेतिक। जानते हैं मौखिक भाषा क्या है? मौखिक का मतलब ही होता है बोलना। जब हम अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करते हैं, मेरे मन में जो चल रहा है उसे मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आप सुनकर उसे समझ रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं मौखिक भाषा। अर्थात जब हम अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करते हैं और हमारी बातों को कोई सुनता है और उसे समझता है, तो इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, हम अपनी बातों को, जो भी हम तैयारी करके आए हैं या जिस चीज़ पे भाषण देना हो वो हम देते हैं, तो लोग, जनता क्या करती है? बैठ करके सुनती है और समझती है हमारी बात को, तो वो क्या हो रही है? मौखिक भाषा।
उसके बाद गाना गाना भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, तो वहाँ पे भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करके गाते हैं। इसके अलावा फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, वो भी मौखिक भाषा है। मतलब जितने भी काम जिसमें हम बोलकर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वहाँ उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा भाषण देना, गाना गाना, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं मौखिक भाषा की। आप देख सकते हैं फ़ोन पे बातें करना, ये सभी भी हैं। तो कई सारे उदाहरण हैं, जो भी काम आप बोल कर करते हैं, बोल कर के अपनी बातों को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वो सब के सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। देखते हैं दूसरा प्रकार इसका, लिखित भाषा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लिखित भाषा। यहाँ पे हम अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करें और अगला उसे पढ़ कर के समझता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का एक सिंपल सा परिभाषा हुआ, जब हम अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन, बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था पत्र लिखना। यहाँ पे क्या होता था कि पहले इतना ज़्यादा आधुनिकता नहीं थी, लोग अपनी बातों को, अपना हाल समाचार जो भी है, खोज खबर, सब पत्र के माध्यम से देते थे। पत्र डाकिया के द्वारा गया तो लोग पढ़ते थे, समझते थे, अच्छा हाँ हमारे फैमिली मेम्बर सब सही हैं, सही सलामत हैं। तो पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते थे और उसे वो पढ़ करके हमारी बातों को क्या करते थे, समझते थे। पत्र लिखना हो गया। या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जितने भी किताब कॉपी हैं, उसमें भी हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है और उसको पढ़ करके हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो वो भी किस भाषा का उदाहरण हो जाएगा, लिखित भाषा। लिखित भाषा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके प्रमाण हैं मौजूद। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम पीजी किए हुए हैं, पर हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप मान लेंगे? तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसके कागजात, रसीद हैं, वो सब के सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ज़मीन मकान के कागजात हो गए, तो गाड़ी का लाइसेंस हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये सभी के सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो लिखित भाषा के कई सारे उदाहरण हैं और ये तीनों भाषाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिखित भाषा, क्योंकि इसका एक प्रमाण होता है। इसलिए जैसा कि अब हम कह रहे हैं कि घर हमारा है, तो घर के कागजात तो हमारे नाम नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिखित भाषा क्या है, लिखकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। तो चलिए देखिए तीसरा एक और प्रकार है। ऐसे तो मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन इसके अलावा तीसरा प्रकार भी है, इसका भी इस्तेमाल होता है, सांकेतिक भाषा। इसमें हम अपनी बातों को न बोलते हैं न लिखते हैं, किसी इशारे या किसी संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो क्या करता है कि अपनी बातों को पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है इशारे से। तो वो अपनी बातों को किसी इशारे के माध्यम से, कभी डायरेक्शन को शो करता है अपने हाथ से, तो वो उस समय किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, सांकेतिक भाषा का। उसी तरह से हम भी किसी को बोलना होता है, बेस्ट ऑफ लक ना बोल करके हम इस तरह से साइन देते हैं, तो वो हो गई। फिर कोई अच्छा लग रहा है हमें देखने में, तो इस तरह का साइन दे रहे हैं। तो आजकल तो बहुत ही फेमस है, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे हम लोग कई तरह के सिम्बल्स भेजते रहते हैं, तो वो सब क्या है, सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम क्या कहेंगे, इसका परिभाषा होगा कि जब हम अपनी बातों को किसी संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये तो हो गई भाषा को व्यक्त करने के आधार पे कि हम भाषा को कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा को हम 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक, भाषा को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, तो जब भाषा को बोलकर व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा। जब हम भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा। जब हम भाषा को किसी संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो क्या होगा, सांकेतिक भाषा। तो ये तो हो गई व्यक्त करने के आधार पर भाषा के प्रकार। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे मतलब कि कितने लोग हैं हमारे राज्य में या हमारे किसी क्षेत्र में या किसी देश में या और भी विदेशों में, तो वहाँ के लोगों के द्वारा जितना ज़्यादा मतलब कि जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा, तो उस आधार पे ही भाषाओं को बांटा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रयोग के आधार पे भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा, दूसरा है राजकीय भाषा, तीसरा राष्ट्रीय भाषा और चौथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जान लेते एक एक करके कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा क्या होता है।
तो क्षेत्रीय भाषा का उदाहरण हम जैसे बोल रहे थे कि मगही, भोजपुरी, ये क्या करते हैं, आपस में हम लोग बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो स्थानीय लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थानीय भाषा। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं मगही, भोजपुरी और भी कई सारी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और राजकीय भाषा, राजकीय, जिस राज्य में हमारे जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो पूरे राज्य में उस राज्य के लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं उस देश का राजकीय भाषा। जैसे हम बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ के अधिकांश लोगों के द्वारा हिंदी बोला जाता है। किसी भाषा को राजकीय बनाना हो तो वही भाषा बन सकता है जो सीखना, बोलना, पढ़ना सरल हो, और हिंदी को सीखना बहुत ही सरल है। तो इसीलिए हमारे राज्य की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। वैसे ही हर देश की अपनी अपनी राजकीय भाषा होती है। जैसे गुजरात की गुजराती है। तो मतलब अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी राजकीय भाषा है। तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरा है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्र अर्थात देश, देश लेवल पर जो वहाँ के जनता या पब्लिक के द्वारा जितनी ज़्यादा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं उस देश का राष्ट्रीय भाषा। तो हमारे देश की भी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। क्योंकि पहले भी हम आपको बताए थे कि हमारे देश के लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोला जाता है। वो कारण ये कि हिंदी बहुत ही और भाषा की तुलना में सरल है, इसको सीखना पढ़ना बहुत ही आसान है, इसीलिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। इसके अलावा और भी 22-21 भाषाएं हैं जो पहले भी बताए हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है, परंतु हिंदी बहुत ज़्यादा हमारे राज्य में, हमारे देश के अंदर कई सारे राज्यों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको हिंदी को जानते हैं कि हमारे देश की क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और राजकीय भाषा हमारे बिहार की भी क्या है, हिंदी। तो तीसरा भाषा जो है वो है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय अर्थात देश लेवल पे पूरे देश में जिस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है उसे उस देश का राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। पर हमारा देश तो अनोखा है, भाषाओं में भी विविधता है। यहाँ पे हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी जो है वो हमारे देश के अधिकांश राज्यों, लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। तो मतलब हमारे देश में 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हिंदी। अब बात करते हैं चौथे भाषा की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब ये देश विदेश दोनों हो गया, मतलब विदेशों में और देश, मतलब पूरे विश्व में जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पूरे विश्व में बहुत सारे देश शामिल हैं और सभी देशों की भाषाएं अलग अलग होती है, तो उनको सीखना सरल नहीं है, परंतु पूरे विश्व में लोगों का आवागमन जारी है, लोग जानते हैं, अपना काम करते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो सवाल भाषा में दिक्कत हो रही थी कि अच्छा उस देश की, चाइना गए तो चाइनीज़ सीखना पड़ेगा, अभी कहीं और गए, किसी और देश में गए तो वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो भाषाओं को लेकर कई सारी दुविधाएं होने लगी। तो वैसे में क्या किया गया कि एक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, जिसका प्रयोग करके लोग दुनिया की किसी भी जगह पर जा सकते हैं और उस भाषा को बोलेंगे तो अगला उनकी बात को क्या करेगा, समझेगा। तो वो भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूरे विश्व में इसी भाषा का प्रयोग करके हम अपनी बातों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इंग्लिश या अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि सभी भाषाओं को सीखना सरल नहीं है, तो उन भाषाओं के बदले एक भाषा को बना दिया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और इंग्लिश को सीखना, पढ़ना, बोलना सरल है, इसलिए इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। तो यहाँ तक आज का हो गया लेक्चर। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहें तो। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे राज्य की राजकीय भाषा और लिपि, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा भाषा का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। थैंक यू।